Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के 8वें लेक्चर पे बात करेंगे, जहां आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इवोल्यूशन। इससे पहले हम लोग हेरिडिटी के बारे में देखें। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में किस तरह से टर्म यूज किया गया। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना, पी प्लांट का एडवांटेज क्या रहा, डिसएडवांटेज क्या रहा, मेंडल का क्रॉस क्या था, मेंडल के क्रॉस के बाद जो रिजल्ट आया उसको बेस बना करके मेंडल के द्वारा जो है वो किस तरह से लॉ दिया गया, मेंडल का लॉ कहां फेल हुआ, क्यों फेल हुआ और फिर से क्यों रीडिस्कवर किसके द्वारा किया गया, और इसके साथ ही मेंडल के इतने सारे कार्यों के बाद भी मेंडल को वो ख्याति नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। इन सारी बातों का चर्चा हम लोग पीछे के 7 लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इवोल्यूशन। लेकिन उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन के बारे में अगर देखें कि इवोल्यूशन क्या है, तो यहां पर कुछ बुक्स या कुछ शीट्स इस तरह से लिखा जाता है उनमें इवोल्यूशन के बारे में कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और वहां से लगातार चेंज होते होते क्या हुआ कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। इसी प्रोसेस को इवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि अराइजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड इवोल्यूशन। बात समझ गए? अराइजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब, इवोल्यूशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी होगा, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुआ है तो क्या वहां पर इवोल्यूशन नहीं होगा, या क्या वहां पर इवोल्यूशन नहीं हुआ है। एक अगर इसको एग्जांपल से समझिए और यहां पर ले लिए अगर हम लोग वायरस, क्या यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी हुआ? ये जो है यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बन चुका है। क्या बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर हो चुका है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन क्या तब वहां पर माना जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ है? तो इवोल्यूशन तो हुआ है। कहीं ना कहीं हर चीज में समय के बदलाव के साथ जैसे जैसे जो समय है वो बदलेगा, आगे बढ़ेगा, परिवर्तित होगा, वैसे वैसे जीवों में क्या होता है, परिवर्तन आते रहता है और इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। ध्यान देंगे जरा। अब जरा आप इवोल्यूशन का जो मेन डेफिनेशन है उस पे आइए कि इवोल्यूशन हकीकत में है क्या, चल क्या रहा है इवोल्यूशन में। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का जो दबा हुआ कैरेक्टर है वो समय के साथ बाहर आता है। ध्यान दीजिए, हिडन कैरेक्टर का सही समय पे बाहर आने का जो प्रोसेस है, एक्सपोज्ड होने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, इसको एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि आज से 3 जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन पीछे चलिए, 2 जनरेशन बैक। दो जनरेशन बैक में कौन मिलेंगे? दादाजी मिलेंगे ना। अब क्या करिए कि यहां पर जो लोग हैं, जो भी है, चाहे आपके दादाजी हो, मेरे दादाजी हो या किसी और का है, उससे मतलब नहीं है। 2 जनरेशन बैक अगर गए और वहां पर लोगों को क्या किया जाए, सोचो कि जरा जीन्स पहना दिया जाए, शर्ट डाल दिया जाए, मोबाइल दे दिया जाए और हैट टोपी डाल दिया जाए। अब सोचो, अब जरा 1 मिनट इमेजिन करो कि क्या उस समय के लोगों को ये सारा चीज जो है ये क्या होगा? जरूरी नहीं था, जरूरी तो था ही, हिडन था,
उसको इस तरह के चीजों का कभी जरूरत ही नहीं हुआ, तो वो इसका इस्तेमाल या फिर इसका जो यूज है वो उसको कभी नहीं हुआ, तो इस तरह का कैरेक्टर आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तुम्हारे पिताजी या मेरे पिताजी जब तुम्हारे या मेरे उम्र में थे तो क्या उनको स्मार्टफोन चलाने आ रहा था? क्यों? क्योंकि उस समय में उसको जरूरत नहीं था। ठीक है, तुम्हारे पिताजी को छोड़ दो, हम ही को ले लो। हम खुद अगर तुम जिस एज में हो 10th में, उस क्लास में हम लोग को मोबाइल जो है, मतलब मोबाइल को क्या मोबाइल मिलता था, मोबाइल था छोटा वाला कीपैड वाला 1208 नोकिया 1208। तो उस स्थिति में क्या उस समय में हमको मोबाइल चलाने ऐसा तो नहीं था कि नहीं आ रहा था, लेकिन क्या हमको जरूरत नहीं था उस मोबाइल का, तो हम जो है नहीं सीखे या फिर नहीं आ रहा था। लेकिन जब जरूरत हुआ तो क्या हुआ, वो जो कैरेक्टर मेरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट था वो कैरेक्टर खुला, अनबाइंड हुआ, अनफोल्ड हुआ, और आज जो है मोबाइल चलाना जो है वो क्या हुआ, जरूरत पड़ा तो सीख ली। बात समझ गए? यही प्रोसेस है इवोल्यूशन। ये जो बाइंड और हिडन कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का, वो समय के साथ जब बदलेगा, एक्सटेंड होगा, अनफोल्ड होगा, अनबाइंड होगा, इसी प्रोसेस को कहेंगे इवोल्यूशन। आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कंप्लेक्सिटी पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे जगहों पर पढ़ाया जाता है, कंप्लेक्सिटी ही इवोल्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल है वायरस, कोई कंप्लेक्सिटी नहीं होता है। वायरस तो आराम से क्यों वो कंप्लेक्स होना चाहेगा? कितना मजा वाला जीवन है ना वायरस का। क्या किया, कहीं से निकला, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में गया, आराम से खाया पिया और सोया निश्चिंत होकर के। कोई टेंशन है? कोई इसको टेंशन है कि हमको एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है। कंप्लेक्स होगा तो होगा, ह्यूमन कंप्लेक्स हुआ तो हो गया ना। पहले का जो प्री ह्यूमन था, इनके पहले वाला जो मानव था, उसको फ्रिज खरीदने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? इवॉल्व नहीं था। आज देखो, जन्म के साथ ही लोगों का बहुत सारा महत्वाकांक्षा जो है वो होता है, जिसको कहते हैं विश। बहुत सारा विश नहीं होता है कि मोबाइल लेंगे, ब्रांडेड जो है वो जूता पहनेंगे, ब्रांडेड जीन्स पहनेंगे, ब्रांडेड शर्ट पहनेंगे। कंप्लेक्सिटी है। कंप्लेक्सिटी जैसे ही आया ना तो देख लो क्या हालत है। तो इवोल्यूशन को कंप्लेक्सिटी से कभी भी किसी भी तरह का कोई लेना देना है ही नहीं। इवोल्यूशन में हाँ एक उसका एक कैरेक्टर है कि इवॉल्व होता है कुछ चीज, तो उसमें ऑटोमेटिक जो है क्या होता है, कंप्लेक्सिटी आ जाता है। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, उसमें जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ उसमें ऐसा देखा गया कि कंप्लेक्सिटी आ रहा है। बात समझ गए? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्लेक्सिटी आएगा तभी इवॉल्व होगा। बात समझ गए? बात समझे ना? आगे चल करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो आपको ये दिखाएगा कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए जरा, अब इवोल्यूशन का थोड़ा सा हम लोग महाभारत भी देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अराइजन थ्रू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड सो डाइवर्सिटी। सारा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या दिखाता है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है, और अब जो है सभी में क्या होता है, आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। येट अ फंडामेंटल सिमिलरिटी एग्जिस्ट अमॉन्ग देम। अभी भी कुछ सिमिलरिटी जो है वो आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैव लिम्स फॉर लोकोमोशन ऑन लैंड। बात समझ गए? 3 अलग अलग प्रजाति है, एक एम्फीबियंस है, दूसरा रेप्टाइल्स है, तीसरा मैमल्स है, और जमीन पर चलने के लिए अभी भी तीनों के पास क्या है, लिम्ब्स जो है वो प्रेजेंट है। फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर, बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग। अ क्लोज एग्जामिनेशन रिवील दैट द लिम्ब्स, फिन्स एंड विंग्स, लिम्ब्स, फिन्स एंड विंग्स, यानी कि ध्यान दो, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस का लिम्ब, बर्ड्स का विंग और फिश का फिन्स, ये तीनों चार जो है ये सारा कितना अलग अलग है एक दूसरे से। लेकिन ऐसा देखा गया कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद कि ये तीनों का तीनों जो ऑर्गन है, यानी कि लिम्ब, फिन्स और विंग, ये तीनों क्या है, सेम है। सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक जैसा है।
बात समझ गए? All such example can be explained if we consider that the diverse group of organisms share a common ancestor from whom they have diverged and formed two different species. With the passage of time, a single ancestral lineage, an evolutionary sequence arranged in linear order, an ancestral group to a descendant group has produced two or more lineages that diverge over time. Such process of change in biological system is called evolution. कितना लंबा चौड़ा महाभारत कहा गया, देख रहे हो ना? कहानी इतना ही चल रहा है। क्या चल रहा है कि देखो इवोल्यूशन क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म से कंप्लेक्सिटी बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो कंप्लेक्सिटी बढ़ा, अलग अलग हो चुका है। ओरिजिन जब हुआ था ना अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का, जैसे अगर मान लो कि ये अर्थ है तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन हुआ था तो एक ही ऑर्गेनिज्म कोई था पहले, बात समझ गए? लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे जैसे अभी आगे चल करके आगे आने वाले क्लास में मतलब 12th में जब बायो पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि पृथ्वी का स्थिति आज के जैसा नहीं था पहले भी। जितना बढ़िया आज है ना, सबसे बेहतर ग्रह माना जाता, प्लेनेट माना जाता, इसका अर्थ को माना जाता है ना कि लाइफ जो है ये यहाँ सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इतना बेहतर पहले नहीं था, ठीक है? ये केवल आज था, ऐसा माना जाता अभी भी कि ये सूर्य का टूटा हुआ एक हिस्सा है। तो सोच लो कि इतना 1000 लाख किलोमीटर सूर्य तुमसे है, तब जाकर के तुमको इतना ज्यादा गर्मी लगता है। और अगर कहीं ये वाला स्थिति रहता, मतलब सूर्य पे जाके तुमको रख दे तो क्या होगा? जल जाओगे, राख भी नहीं मिलेगा, रखने के साथ ही राख भी खत्म, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो वही स्थिति पहले पृथ्वी का था। तो यहां पर ये करोड़ों अरबों वर्ष तक, मिलियंस ट्रिलियंस ईयर जब लगातार चेंजेज होते रहा इस अर्थ पे, तब जाकर के कोई कहीं से जल आया, कहीं से नहीं आया। एक स्टेज है, मतलब एक प्रोसेस है आने का, कहीं से नहीं आया है, एक प्रोसेस से जल आया। अब उस जल में ओरिजिनेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का, यानी कि उस वाटर में ओरिजिनेट किया ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म वहां से डाइवर्ज हुआ, यानी कि फैला, अलग अलग जगहों पर जाने का कोशिश किया और धीरे धीरे इसी तरह से जहां गया वहीं रह गया, वहां इवोल्यूशन हुआ। और आज जो है इतना सारा ऑर्गेनिज्म जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। लगभग कितना 1.7 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को हम लोग खोज चुके हैं अभी तक में, मतलब जिसको हम लोग जान रहे हैं, बात समझ गए? और इससे कई गुना अधिक अभी भी बचा हुआ है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जो है लेकिन हम लोग अभी उसको नहीं जान रहे हैं। हर ईयर यानी कि पर ईयर जो है हम लोग लगभग 8000 स्पीसीज को खोज रहे हैं। मतलब हम लोग, मतलब हम तुम नहीं खोज रहे हैं, कौन खोज रहा है? साइंटिस्ट, जो बोटेनिस्ट या जूलॉजिस्ट है, वो नया नया प्लांट, नया नया ऑर्गेनिज्म, इस तरह की चीजों को खोज रहा है, बात समझ गए? तो इवोल्यूशन जो है ना उस वहीं से शुरू हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से जो है इतना सारा ऑर्गेनिज्म का जो उत्पत्ति हुआ है। सुने हो ना, सबका मालिक एक, यही है सबका मालिक, यानी कि कोई एक क्या था, कोई एक जो वाटर वाला ऑर्गेनिज्म होगा वहीं से क्या हुआ है आज तक, आज तक या अभी तक जो भी ऑर्गेनिज्म मिला वो सब वहीं से डेवलप हुआ। हम लोग को अभी भी कंफर्म पता नहीं है कि कौन था वो, बात समझ गए? कुछ एक्सपेरिमेंट फिश को मानता है, कुछ जो है वो यूनिसेल्युलर को मानता है, अलग अलग साइंटिस्ट का मान्यता अलग अलग है। तो तुमको उसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना है कि कौन है, क्या है, कैसे है, तुमको केवल समझ लेना है जो एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाएगा उसी एक्सपेरिमेंट पे आपको चर्चा कर देना है। अपना मंथन जो है वो नहीं देना है वहां, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक खुद उलझा हुआ है कि किसको कहे, बात समझ गए? तो आप अपना मंथन वहां आपको नहीं देना, हम भी नहीं देते हैं, आप भी नहीं देंगे, बात समझ गए? चलिए बढ़िया, आगे यहां से टू डॉक्ट्राइन of the organic evolution state that the organism exist at present are the descendant of much simpler ancestors। आज इतना कॉम्प्लेक्स है ना, अब यूनिसेल्युलर कितना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना है, तो कॉम्प्लेक्स तो हो गया है, सही बात है। तो एक स्टेज है जो कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है। एंसेस्टर जो था वो काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन आज क्या हुआ है कि धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्सिटी आने लगा है। ए नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। अलग अलग समय में एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलते रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, कि इवोल्यूशन हो रहा है,
बात समझ गए ना, अलग अलग। जैसे देखो एक इवोल्यूशन तो देख ही रहे हो कि ऐसा माना जाता है कि चिंपैंजी या गोरिल्ला जो है वो ह्यूमन का क्या है, एंसेस्टर है। प्री ह्यूमन वही था इससे पहले वाला, तो इससे पहले वाला जो ह्यूमन वही था, तो वहां क्या था, पूंछ था। लेकिन आज के ह्यूमन में क्या है, पूंछ नहीं है, होमो सेपियंस में पूंछ नहीं है, तो क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ ना। पहले का जो बंदर वगैरह था वो क्या होता था, टेढ़ा होकर के चलता था, मतलब इस तरह से फ्लैट चलता था क्या चलता है, अभी भी चलता है सीधा, लेकिन कुछ समय तक सीधा होने लगा था। और सीधा भी वो चिंपैंजी जो है वो दो पैरों पर भी खड़ा हो सकता है, ठीक है, तो वो खड़ा हो सकता है लेकिन ज्यादा देर नहीं रह सकता। अब आदमी की तरफ दौड़ थोड़ी नहीं सकता दो पैरों पे, बिल्कुल नहीं। सबका नुकसान भी है, सबका नुकसान है। इवॉल्व जैसे होते चलोगे ना, जितना इवोल्यूशन होता है उस सबका कहीं ना कहीं फायदा भी है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है, सबका नुकसान है। बाइपेडल लोकोमोशन का जो ह्यूमन है ना, बाइपेडल लोकोमोशन समझते हो, टेट्रापीडल बाइपेडल, दो पैरों से अगर कोई आदमी चल रहा है, मतलब कोई आदमी नहीं कोई ऑर्गेनिज्म चल रहा है तो वो बाइपेडल लोकोमोशन है। और अगर चार पैरों पे चल रहा है तो टेट्रा, जैसे बंदर चल रहा, कुत्ता चल रहा है, बिल्ली चल रही है, तो इस सब तरह से जो है ये क्या है, टेट्रापीडल। और ह्यूमन जो है वो क्या है, बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन के लिए ह्यूमन जो है बहुत सारा कुर्बानी दिया है। आगे के क्लास में, आगे के क्लास कहने का मतलब 11th 12th में, 11th में भी नहीं 12th में, और 12th में नहीं पढ़ा है तो बीएससी में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे तो 12th में ही पढ़ा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे आएंगे कि लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। चलिए शुरू करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ देखिए जरा, क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ एज द इनहेरिटेड कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज द आउटसाइड मटेरियल फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थ्रू केमिकल रिएक्शन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। लाइफ जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि उसमें ये कैपेसिटी होगा कि वो एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करके, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब उसके बॉडी में नहीं है वो, जैसे प्लांट यूज करता है ना, सनलाइट को यूज कर लेता है, इसके अलावा गैस को यूज कर लेता है, फूड बना लेता है, तो ये एक्सटर्नल एनर्जी है, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करे और यूज करने के बाद क्या करे, उसका यूज फिर अपने फायदे के लिए कर ले। हम लोग भी वही करते हैं, प्लांट हमारे बॉडी में है, चावल हमारे बॉडी में है, दाल सब्जी कुछ है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ला करके उसको तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद अपने अपने फायदे के लिए क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। लाइफ इसी का नाम है, यानी कि अगर आपका कोई फायदा ले रहा है तो उसमें बुरा नहीं मानना, लाइफ यही है क्या, कि जो दूसरे को क्या करिए, दूसरे को फायदा पहुंचाइए। वही ना हुआ यहाँ, क्या हुआ, अब मान के चलो प्लांट किससे लिया, जो सनलाइट है उसका है, उसी का है नहीं ना, वो भी तो दूसरे से लिया। हम लोग क्या किए, उसको मार दिए कि तुम वो सनलाइट से न फूड बनाए हो तो हम तुम्हारा फूड बना देते हैं। तो लाइफ यही प्रोसेस चल ही रहा है कि जो बलवान होगा वो क्या करेगा, इवोल्यूशन अभी चलोगे ना तभी चलेगा, यही नियम इवोल्यूशन का यही नियम है कि जो ज्यादा बलशाली है वही रहेगा, जो नहीं है वो खत्म होगा, नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। नहीं रहेगा का मतलब क्या, खत्म हो जाएगा, भाग भी नहीं सकता है कहीं। वो ऐसा वो बल वाला बलशाली नहीं, मतलब बहुत हम भीम है ऐसा वाला नहीं, मतलब हम नहीं है। कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि हम भीम है तो हम सबसे ज्यादा बलशाली हैं तो हम ही रहेंगे, ऐसा वाला बलशाली नहीं। बलशाली मतलब क्या, आप इन्वायरमेंट के साथ कितना एडजस्ट कर रहे हैं, बात समझ गए, एनवायरमेंट के साथ कितना एडजस्ट कर रहे हैं। नेचर का हमेशा कहना है, तुमको अगर दो चीज सेलेक्ट करने दिया जाए, एक दे दे, मान लो कि तुमको कहा गया ऐसा, आपको आपके पिताजी आए और कहे कि ये लो 2 मोबाइल है, एक जो है इसमें जो है कुछ नहीं चल रहा है, एकदम बिल्कुल स्विच ऑफ जो हुआ 1 साल पहले तभी तक ऑन नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ रखा गया कि ये लो ब्रांड न्यू फोन है, अभी तक सील ही इसका जो ऊपर का पैक नहीं खुला है। क्या करोगे, खराब वाला उठा लोगे, क्या करोगे, ब्रांड न्यू जो है वो ले लोगे तुरंत अपना फटाक से, जो है कहोगे अच्छा ठीक है नहीं खुला है तो कोई बात नहीं, हमको खोलने के लिए आता है। तो नेचर भी तो यही चाहती है कि जो बेहतर हो उसका सिलेक्शन हो, और जो बेहतर नहीं हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसका इस हमको कोई काम ही नहीं है। नेचर को अगर तुमसे फायदा नहीं है तो तुमको क्यों रखे, खत्म कर दिए जाओगे।
बात समझ गए? तो यही कहानी आगे आने वाले क्लास में डार्विनिज्म, इसी पे जो है डार्विन अपना 34 साल जो है, सॉरी 27 साल 27 ईयर जो है डार्विन इस एक्सपेरिमेंट पे अपना खर्च कर दिया, इस बात को केवल साबित करने के लिए कि नेचर हमेशा किसको सेलेक्ट करती है? जो फिट है, ठीक है, उसी को सेलेक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। ओरिजिन ऑफ लाइफ में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें सबसे पहला है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट है कहां से ओरिजिन हुआ है, तो सबसे पहला है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखिए थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है? दिस हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड बाय एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर लाइक थेल्स, ज़ीनोफेल्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, एम्पेडोकल्स, ठीक है, अलग अलग फिलोसोफर समझते हो ना, उसको नॉलेज नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है, आप समझ गए? वो अलग अलग चीजों का जो डिस्कवरी करता, ज्योग्राफर जो होता है ना, उसी को फिलोसोफर कहा जाता है, और वो अपना थीसिस दे दी, तो उसके थीसिस को ये क्या किया? फॉलो किया गया। इनका कहना क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली। मतलब क्या कि हम लोगों को पता नहीं है कहां से आया है, ऐसे ही कहीं कुछ हुआ था और वहीं से नॉन लिविंग थिंग से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो चुका है। उससे पहले भी है, ऐसा नहीं इवोल्यूशन यहां से शुरू हुआ है। अब इससे पीछे जब जाओगे ना, मतलब इससे पीछे के समय में, ये तो थोड़ा लॉजिक लगा के ना कहा कि लिविंग नॉन लिविंग का चर्चा कर दिया, बिना लॉजिक का भी बात कहा गया है। अलग अलग धर्मगुरु के द्वारा आदम ईव का चर्चा किया गया है। जो धर्मगुरु है वो क्या कहते हो, पादरी वगैरह जो होता है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो वाला फादर जिसको कहते हो, उसका कहना था कि क्या हुआ है कि ईसा मसीह जो है वो लाइफ को ओरिजिनेट किए हैं। बात समझ गए? आदम ईव का कहानी चला कि एक आदमी था, उसका नाम था आदम, एक महिला थी, उसका नाम था ईव, और वहीं से जो है ओरिजिनेशन हुआ अर्थ का। तो और भी लोग कहा कि पागल बच्चा, ऐसा बात था? तो आदम ईव जब खुद आदमी था तो वहीं तो पूछा जा रहा है कि आदमी आया कहां से, तो वो सब नहीं पता, लेकिन आदम ईव से ही ऐसा कहानी हुआ है। बात समझ गए? हिंदू धर्म गुरुओं का कहना था कि ब्रह्मा जी जो है वो निर्माण किए। तो पूछा गया कि है कहां ब्रह्मा जी, तो ये सब नहीं पता ब्रह्मा जी लेकिन बनाए। अभी भी हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कहां, अब उसको नहीं पता था। बात समझ गए? मुस्लिम धर्म गुरु तो इस सब से 3 कदम आगे रहा, कहा कि ये जो है ना अल्लाह का बनाया हुआ है पृथ्वी, इसमें 7 दिन में जो है अल्लाह जो है निर्माण किए हैं। ये लोग तो 1-2 दिन में कह के निपटा दिया ना, उसका था 7 दिन में बना है। कैसे 7 दिन में बना? पहला दिन बना पेड़ पौधा, दूसरा दिन बना जीव जंतु, तीसरे दिन बना पृथ्वी, चौथे दिन बना आकाश, 5वें दिन बना जल। इसी तरह से जो है बनाया 7 दिन में। और 7 दिन बनने जब हुआ, 7वें दिन, 6 दिन तक कुछ कुछ बना, और 7वें दिन में जब जो बचा कुछ आदि है इस पृथ्वी पर, वो सब बन गया 7वें दिन में। तो कहा ठीक है, मान लेते हैं आपके बातों को। वही बात फिर से क्वेश्चन उठा गया कि आदम ईव कहां से आया, ब्रह्मा जी कहां है? तो पूछा गया अल्लाह को बुलाइए और बताएं कि कैसे बनाया गया है। तो कहा ये सब हमको नहीं पता, अल्लाह थोड़ी ना किसी को दिखाई देता है। तो कहा ठीक है, नहीं दिखाई देता है तो थियरी भी नहीं दिखेगा किसी को, तो ये सब बात गलत हो गया, डिस्कार्डेड है ये सारा बात। इससे पहले बहुत सारा मान्यता है, ऐसा नहीं कि इतना पे ही यहीं से शुरू हुआ है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। ये तो लॉजिक लगा के कह रहा है, इससे पहले बिना लॉजिक का बहुत बात कहा गया। इससे आगे के क्लास में आपको वो सारा बात बताया जाएगा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थियरी जो है ना, वो ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ है ना, ओरिजिनेट हुआ है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने आप डेवलप हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कहां से आया। लेकिन इतना बड़ा बड़ा फिलोसोफर बात कह रहा था, अरिस्टोटल, अरस्तु, जिसके बारे में जानते ही हो, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा फिलोसोफर बात कहा जा रहा है, के द्वारा बात कहा जा रहा है, तो गलत अचानक से कट भी नहीं सकता है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तब जाकर के उस सब का बात जो है वो गलत होता था। दे बिलीव्ड दैट the mud of Nile river could give rise to frog, snake, crocodile. Abiogenesis was strongly supported by von Humboldt. He claimed formation of mice in 21 days if a sweat-soaked dirty shirt is kept in wet worm. देखो जरा, अब देखो कहा गया
स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जो सपोर्टर रहे पहले, अलेक्जेंडर वगैरह, सॉरी हाँ अलेक्जेंडर या फिर एरिस्टोटल सबके द्वारा, उनका कहना हुआ कि नील रिवर में जो है ना, नील नदी जो है वहीं से ओरिजिनेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का। अब देखो वहां कहा गया कि कहीं से जो है मेढक आया, मेढक को से जो है सांप डेवलप हुआ और वहीं से क्रोकोडाइल डेवलप हुआ और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होकर ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। कहीं से तुमको लग रहा है कि कहीं जुड़ा हुआ है सब एक दूसरे से, कहां मेढक, कहां सांप, कहां क्रोकोडाइल, कहां आदमी। अभी ना हमको तुमको लग रहा है कि अजीब पागलपन वाला बात कर रहा है, लेकिन उस समय का लोग के पास ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी तो कम था ना, तो लोग इतना सोचता थोड़ी नहीं था, कम सोचता था। तो लोग कहा चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिला, चलो तब तक यहीं पढ़ो, ठीक है। वॉन हेम्बोल्ट इसका जब सपोर्ट कर दिए, वॉन हेम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, वो एक्सपेरिमेंट भी करवा दिए कि तुमको लग रहा है ना कि ऊपर जो कहा गया वो गलत है, तो तुम गलत हो। अब देखो हम दिखाते हैं क्या किया कि एक पसीने से भीगे हुए शर्ट को एक जगह पे, गर्म जगह पे रख दिया, तो देखा कि 21 दिन के बाद वहां चूहा ऑटोमेटिक ओरिजिनेट हो गया है। बात समझ गया? तो कहा कि ये देखिए यहां तो कुछ नहीं रखे थे, यहां कैसे आ गया? अब देखो कहेगा लोग के भी दिमाग में सही भी बात है। अब जरा जब सोचोगे ठीक ठाक से तब तुमको पता चलेगा कि अगर किसी भी चीज को तुम एक जगह जाकर के रख दोगे, वो भींगा हुआ है, सूखा हुआ है चूहा, तो वहां ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएगा। और वहां ओरिजिनेट नहीं हुआ है चूहा, तो वो देखा कि वो जगह खाली है, वहां पर वो ब्रीड यानी कि अपने जो उसका बच्चा है उसको वहां आकर के रख दिया, बड़ा चूहा। बात समझ गए? तो वहां चूहा मिल गया, तो कहा कि ये बात सही है। वॉन हम्बोल्ट का कि चलो ठीक है, वॉन हम्बोल्ट का बात जो है मान लिया गया, तब तक के लिए ठीक है। तब आगे आया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, वो इसको गलत काट दिया। ये कहा कि ऐसा जो कह रहा ना वॉन हम्बोल्ट या फिर अलग अलग फिलोसफर कि ए बायोजेनेसिस हुआ है, ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग से डेवलप हुआ है, तो कहा कि पागल आदमी ये बताओ तुम जरा कि कैसे होगा? अगर किसी नॉन लिविंग को कुछ कर दोगे तो वो लिविंग में परिवर्तित हो सकता है, ऐसा होगा तो मरा हुआ आदमी जिंदा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा तो नहीं कर पाते हैं। तो कहा नहीं, तो कहा तुम कैसे कह सकते हो? तो बोला ठीक है, हमको नहीं पता कैसे होता, लेकिन हमको यही पता है। तब आगे बात आया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ऐसा नहीं ना सोच रहे हो कि साइंटिस्ट वगैरह ऐसे ही कहता होगा कि पागल बच्चा, पागल लोग, ऐसे कैसे तुम कह सकते हो? ऐसा नहीं कहता था, एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने के लिए इसको कहता था कि आप एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर दीजिए ये बात। तो कहा जाता कि हमको नहीं पता इतना सारा चीज, लेकिन हम जवाब उसके पास यही होता था कि हमको नहीं पता, इतना हम चीज नहीं जानते, हम केवल जानते कि इस तरह से हम आपको बता दिया ना कि शर्ट को खोल के रखे तो वहां चूहा आ रहा है, मतलब ये बायोजेनेसिस चल रहा है। बात समझ गए? चलिए, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस किसके द्वारा दिया गया था? तो हैवेरी और हक्सले के द्वारा। ओमनिस वाइवम एक्स वो और वीवो, ध्यान दीजिए, न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म, इसका कहना था, ध्यान दीजिए ये लैटिन शब्द का भी यूज किया गया है, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वीवो, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हुआ है, या मतलब बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन से, या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन से इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान दो, न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म्ड ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दिस थियरी रिजेक्ट द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है कि लिविंग का फॉर्मेशन नॉन लिविंग कर दे, ये बात असंभव है, ये कोई नहीं मान सकता है, ये बात मानने वाला ही नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म का तब कहां से हुआ है? तो कहा कि प्री एग्जिस्टिंग कुछ होगा, पहले से कोई जीवन इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो अपने स्ट्रक्चर को, फंक्शन को बदला और आज अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया किसको? स्पॉन्टेनियस जेनरेशन को। चलिए अगला नंबर है फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट क्या कहता है ये समझिए। दे टुक कुक्ड मील इन 3 जार, 3 जार में क्या किया गया? फ्रांसिस्को रेडी के द्वारा रखा गया कुछ सामान। वो सामान क्या सब था? तो ये देखिए जरा, मतलब सामान सब नहीं था, ये 3 जार लिया, 1 2 और 3,
एक को रख दिया खुला, ठीक है, दूसरे को रख दिया थोड़ा सा पार्शियली पैक किया, ऐसा चीज से कि कुछ चीज बाहर आ जा सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत से, और तीसरे को टाइटली पैक्ड कर दिया कि यहां से कुछ नहीं आ जा सकता। और यहां इस तीनों में क्या रखा कि बना हुआ भोजन को क्या किया, यहां रख दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया। तो ऑटोमेटिक तुम अभी ही समझ सकते हो कि किस पे जो है ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होता होगा, यहां 1 नंबर पे, 2 नंबर पे या 3 नंबर पे। 1 नंबर पे, दूसरे पे भी आता होगा थोड़ा बहुत, और तीसरे पे नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि एयर में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, ऐसा तो नहीं एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ध्यान दो, अब क्या कह दिया, The second was covered with parchment and the third was airtight. They observed that maggots develop only in the uncovered jar, while maggots could not develop in closed jar. This proved that larvae were formed from egg laid by the flies in open jar. Since the meat is closed jar could not be visited by fly, so on larva could not develop. कहने का मतलब क्या कि यहां पर जो मक्खी आया ना इस भोजन पे जो मक्खी आया, वहीं से क्या हुआ है कि उस मक्खी के का जो एक्सक्रीटा है या फिर उसी के ब्रीड से यहां पर ऑर्गेनिज्म नया नया डेवलप हो रहा है, और वहीं से क्या होगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन होगा। कहा कि इसे तो कहा देख लीजिए कि यहां खुला हुआ है तो क्या हुआ है, आ चुका है, और यहां पर एयर आर पार हो रहा है, तो यहां भी थोड़ा बहुत जो है वो दिख रहा है लक्षण। कुछ समय तक और छोड़ देंगे तो हो सकता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी नहीं आया है। फिर इस बात का जो है गलत काटने वाला कोई आदमी अभी तक, मतलब कुछ समय तक नहीं मिला, क्योंकि ये भी तो बात सही है ना, इसके हिसाब से तो हो सकता है ऐसा। लोगों के पास उस समय में इतना ज्यादा साधन तो था नहीं कि क्या किया, कौन सही और कौन गलत। कहा गया कि चलो थोड़ा दिन मानते हैं, तब इसके बाद आ गया अगला एक्सपेरिमेंट लेकर के, लारेजो स्प्लेंजानी जो है उसके द्वारा क्या किया गया, लाज़ानो स्प्लेंजानी के द्वारा क्या किया गया, अगला एक्सपेरिमेंट किया गया। तीन के बाद नंबर 4 में है लाज़ारो स्प्लेंजानी। ध्यान दीजिए, लाज़ारो स्प्लेंजानी का जो है क्या था, किस तरह से वो इतना एक्सपेरिमेंट के। दे वाइल्ड वेजिटेबल्स एंड मीट आर प्रिपेयर्ड ए स्टरलाइज्ड न्यूट्रिटिव सूप एंड ही केप्ट सम ऑफ इट in air filled flask and some in a loosely corked flask. He observed that the soup in sealed flask remained sterile while microorganisms appeared in soup in loosely corked flask. They even microorganisms were formed pre-existing ones in air rather than spontaneously. नहीं समझे बात को, ऐसे समझो। क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, एक नहीं 2 फ्लास्क लिया, एक को क्या किया दोनों में रखा सेम चीज इसी के जैसा, और एक को क्या किया यहां पर पूरा का पूरा जो है पैक कर दिया इस तरह से, ठीक है, पूरा के पूरे को पैक कर दिया, और दूसरे वाले को क्या किया खुला छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर नया ऑर्गेनिज्म तो आएगा ही, तो क्या दिया कि एयर में ही है। यही तो बात ये भी कह रहा है कि या तो फ्लाइट से आया या फिर एयर में है, तो ये यहां पे ये प्रूव कर दिया कि एयर में ही है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं कि एयर से हो रहा है। एयर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वही इस काम को कर रहा है। बात समझे? यहां तक दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ नहीं ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर, देखो ये सब जो है ना, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट बिना आधार है, कोई बेस नहीं इस सब एक्सपेरिमेंट का। इसको इस सब लोगों को जो है इवोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था नहीं उस समय में, समझ गए? गंगा बहती, गंगा में हाथ धोने वाला बात है कि अब जब गंगा बह ही रही है तो हाथ धोने से कोई फायदा नहीं है, डुबकी लगाया जाए, तो वही वाला कहानी इस सब के साथ था,
ठीक है। नहीं तो ऐसा ऐसा लोग इवोल्यूशन और मेंडेलियन जेनेटिक्स में अपना अपना जो मेंडेलियन जेनेटिक्स था उसमें अपना अपना थियरी दिए है कि जो बायो के सेक्टर से उसका रिलेशन भी नहीं है। मेंडेलियन थियरी जो हम लोग पढ़े इसी चैप्टर में, मेंडेलियन से पहले प्री मेंडेलियन थियरी था, उसमें जो है पाइथागोरस का भी थियरी तुमको मिल जाएगा आगे आने वाले क्लास में 12th में। बात समझ गए? तो पाइथागोरस का कहीं बायो से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन थियरी मिलता है। बात समझ गए? एरिस्टोटल का तो चलो एरिस्टोटल ठीक है, लेकिन मतलब जूलॉजी जान रहा था, जेनेटिक्स जाने ये तो जरूरी नहीं है। तो सब अपना अपना थियरी जो सोचा कि सब दे ही रहा है, तो चलो भैया हम भी क्यों बचेंगे, हम भी अपना क्या करते हैं, दे देते हैं। तो ये सब बेसलेस थियरी है, बिना मतलब का। सब देखो तुमको कहीं लग रहा है कि कुछ सोचा बिचारा काम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिक जो मन में आ रहा है वो दे रहा है। चलिए लुईस पास्चर की ओर आगे बढ़ेंगे, और इसका था थियरी ऑफ डिजीज and he disproved abiogenesis। इसका भी यही था। Pasteur is postulated for germ theory of disease and he disproved abiogenesis। इसी थियरी को फिर से गलत काटने के लिए आया स्पॉन्टेनियस वाला को। He prepared sterilized syrup and yeast by boiling them in flask। He took 2 flasks, one is broken neck and another dust particle in the air were trapped by the curved neck, which serve as filter while it broken neck flask colonies of microorganism develop। क्या कहा गया? एक लिया, गर्दन टूटा हुआ फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क ये है, इसका एक का गर्दन इस तरह से टूटा हुआ और दूसरा ठीक ठाक लिया। एक में स्टेरलाइज, दोनों में स्टेरलाइज करके रख दिया, देखा कि जहां का गर्दन टूटा वहां क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। मतलब क्या कि एयर में कुछ ना कुछ चीज जो है वो है जो क्या कर रहा है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन का काम कर रहा है। बात समझ गए? तो बस यही बात किसका है? लुईस पास्चर का। कुछ नहीं कहा, सब एक ही के आस पड़ोस में घूम रहा है ना, तो तुमको रट्टा नहीं लगाना इस सब को, ठीक है। महाभारत लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, पढ़ने में मनाही नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि हमको जो कहा जा रहा है वो क्या आखिर में कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या कहा गया, स्पॉन्टेनियस कह दिया कि भैया ऐसा है ना कि एबायोजेनेसिस यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहां से, एबायोटिक से, ठीक है। इसको गलत काटने के लिए बायोजेनेसिस आया, कहा कि पागल आदमी कभी जो लिविंग चीज नॉन लिविंग चीज लिविंग में जो है परिवर्तित तो हो नहीं सकता है, तो अब तुम कैसे कह सकते हो। कहा कि वॉन हमबोल्ट प्रूव कर दिया, बोले उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो गलत हो गया। इसके बाद ये जो है फ्रांसिस्को रेडिस का एक्सपेरिमेंट ये किया, मीट को रखा 3 जगह, यहां देखा कि यहाँ जहां मक्खी आ रहा है वहां पर जल्दी डेवलप होता है, जहां मक्खी नहीं लेकिन एयर आ रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, और तीसरे में कुछ नहीं आ रहा है तो डेवलप ही नहीं हुआ। यहाँ पर लाज़ारो स्प्लेंजनी का एक्सपेरिमेंट उसी तरह से था, लुईस पास्चर इसी को गलत काटने के लिए आया। बात समझ गए? तो सब एक ही मिला जुला थियरी है, सब खिचड़ी बना करके दिया गया है, ठीक है। आगे आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यहां से आगे मॉडर्न थियरी ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑपेरिन हेल्डन का थियरी। ये सारा थियरी जो है ना, अब जो आगे आने वाला थियरी ऑपेरिन और हेल्डन का, ये पूर्ण रूप से ये प्रूव कर देता है कि ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन किस तरह से हुआ है। इसके बाद आगे का बात और भी जो एविडेंस भी दिया, इसके सपोर्ट में एविडेंस दिया कि आपको अगर विश्वास नहीं होता है कि इवोल्यूशन इस तरह से होता है, तो आप उठा करके ये सारा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमारा इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। समझ गए? चलिए आज के सभा को हम लोग यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।